हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास या नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। तो जो नर युग्मकोद्भिद है, मेल गेमेटोफाइट है, उसका परिवर्धन या उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, वो हम आज के टॉपिक में उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेल गेमेटोफाइट जो है, सबसे पहले हम देखें कि मेल गेमेटोफाइट क्या है, हम किसे कहते हैं। मेल गेमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद, अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण ही क्या कहलाता है, मेल गेमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद। अंकुरित परागकण ही क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद कहलाएगा। अब बात करें कि अंकुरित परागकण, तो परागकण जो है वो अंकुरित कब होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। परागकण या पोलन ग्रेन, अपन जानते हैं कि जब पराग कोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, लघु बीजाणु चतुस्क बन जाता है, उसके बाद में पराग कोश का स्फुटन होता है और जो लघु बीजाणु या जो परागकण है वो पराग कोश से बाहर आ जाते हैं। तो लघु बीजाणु या जो परागकण है उसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, पराग कोश में। वो पराग कण या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर, जिसको हम अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पोलन ग्रेन या पराग कण, उस पराग कण में कुछ परिवर्तन होते हैं संरचनात्मक, और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप पराग कण क्या बनाता है, मेल गेमेटोफाइट बनाता है, नर युग्मकोद्भिद बनाता है। तो वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पराग कण जो है, इसी से क्या हो रहा है, नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का, डेवलपमेंट का प्रारंभ हो रहा है। इसी कारण परागकण या पोलन ग्रेन ही क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका मानी जाती है। यानी कि अंकुरित परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और नर युग्मकोद्भिद तो तब बनेगा जब परागकण का क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। अंकुरित कहाँ होगा, ये वर्तिकाग्र पे होगा। जब परागण की क्रिया हो जाएगी और परागण की क्रिया के फलस्वरूप ये कहाँ पहुंच जाएगा, मादा भाग के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएगा। और वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद में वहां पे क्या होगा, ये अंकुरित होगा। और अंकुरित होने के बाद में क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेल गेमेटोफाइट। पर ये मेल गेमेटोफाइट बनेगा उससे पहले कौन कौन सी ये स्टेज से गुजरेगा, कौन कौन सी अवस्थाएं आएंगी, वो सारी हम देखेंगे। तो इसका जो प्रारंभ है मेल गेमेटोफाइट का, वो कहाँ से होता है, पराग कण से होता है। यानी कि पराग कण क्या है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, पहली सेल है। अब परागकण जो है उसके स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा देखिए एक बार। तो परागकण को अपन देखते हैं तो परागकण में सबसे जो परागकण है वो दो आवरणों के द्वारा, दो भित्तियों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। जो बाहर वाला आवरण होता है उसे हम कहते हैं एक्साइन या बाह्य चोल। बाहरी जो आवरण है वो क्या कहलाता है, एक्साइन या बाह्य चोल। और जो आंतरिक आवरण है वो कहलाता है इंटाइन या अंतःचोल। क्या कहलाता है, इंटाइन या अंतःचोल। इन दो आवरणों के अलावा इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है बहुत सारा, और एक केंद्रक पाया जाता है। परागकण का एक क्या होता है, केंद्रक होता है, ये केंद्रक है इसका। और शेष जो है यहाँ पे क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, और दो आवरण इस पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कहीं कहीं जो इसके आवरण है, इसमें कहीं कहीं सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और इन सूक्ष्म छिद्रों को कहा जाता है जनन छिद्र, जनन छिद्र। तो ये तो हो गए इसके पार्ट के कौन कौन से भाग होते हैं परागकण के। एक्साइन या बाह्य चोल सबसे बाहरी आवरण होता है। उसके बाद में दूसरा आंतरिक जो आवरण होता है इंटाइन होता है, या अंतःचोल कह देते हैं इसको। उसके अलावा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में एक क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसके अलावा इसका जो आवरण होता है, इसकी जो भित्तियां होती है, उसमें कहीं कहीं पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है जनन छिद्र। और ये जो जनन छिद्र होते हैं एक परागकण में 1 से 3 तक हो सकते हैं। अब जो इसके जो बाहरी जो दोनों आवरण होते हैं, जो एक्साइन या बाह्य चोल होता है, ये अत्यंत कठोर दृढ़ आवरण होता है, यानी मजबूत होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है। और इसका दृढ़ता का जो कारण है वो है स्पोरोपोलेनिन। याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन। ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन अपन ने बात की थी कि जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो स्पोरोपोलेनिन का स्राव करती है। और स्पोरोपोलेनिन की ये विशेषता होती है
कि ये किसी भी जैविक या भौतिक कारक के द्वारा इसका अपघटन नहीं होता, यानी कोई भी जैविक या भौतिक कारक जो है इसको अपघटित नहीं कर पाता। तो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है बाह्य दृढ़ आवरण। आंतरिक जो आवरण होता है, आंतरिक जो भित्ति होती है, ये सेल्यूलोज से और पैक्टिन से निर्मित होती है, लचीली होती है। इसके अलावा कुछ परागकण जो होते हैं उनमें पोलन कीट भी पाया जाता है। पोलन कीट क्या होता है? एक परागकण की बाहरी सतह पर पाया जाने वाला तरल चिपचिपा पदार्थ, परागकण की बाहरी सतह पर पाया जाने वाला तरल चिपचिपा पदार्थ जो कि जनरली कीट परागित पुष्पों के परागकणों में पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि ये कीटों को आकर्षित करता है जिससे कि परागण में सहायता होती है। तो एक ये परागकण है, और परागकण क्या है? अपने मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं कि जो है मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाता है। क्या होता है? ये परागकण है, इसमें क्या होगा? अभी इसमें पहले बहुत सारा जीव द्रव्य है, उसमें कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है और बहुत सारा पोषक पदार्थ भरा होता है जो कि मेल गैमेटोफाइट के विकास में काम में आता है। हाँ, एक चीज अपन बात करें, जो परागकण होता है वो एक कोशिकीय अगुणित संरचना होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, अगुणित संरचना होती है, एक कोशिकीय संरचना होती है। अगुणित क्यों है? क्योंकि इसका जो विकास है, जो अपन ने पढ़ा था कि लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहां देखा था अपन ने कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप अगुणित परागकणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो ये कैसा है? अगुणित है, एक कोशिकीय है। अब इसमें क्या होता है, जो बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है इसके कोशिका द्रव्य में, वो रिक्तिकाएं संयुक्त होकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है? छोटी छोटी रिक्तिकाएं संयुक्त होकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है, और इस बड़ी रिक्तिका के बन जाने के कारण एक इसका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक एक तरफ यानी परिधि की तरफ खिसक जाता है। ये क्या है? रिक्तिका, और ये क्या है? इसका केंद्रक। परागकण का क्या है? केंद्रक। बड़ी रिक्तिका बन जाने की वजह से किस तरफ खिसक गया? एक तरफ खिसक गया। अब इस संरचना में आने के बाद में इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ध्यान रखना है, परागकण से मेल गैमेटोफाइट के परिवर्तन के दौरान लगातार परागकण से जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा उस प्रक्रिया में दो समसूत्री विभाजन हमें देखने को मिलेंगे, और दोनों समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप अंत में हमें दो नर युग्मकों की प्राप्ति होगी। यानी कि परागकण में दो समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप दो नर युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। पहला समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन में सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। ये जो केंद्रक है इस कोशिका का, इस केंद्रक का क्या होगा? विभाजन होगा सबसे पहले समसूत्री विभाजन के दौरान। तो ये केंद्रक जो है डिवाइड हो जाएगा और दो केंद्रक बन जाएंगे, लेकिन केंद्रक का जो विभाजन होगा वो समान नहीं होगा, यानी कि बनने वाले दोनों केंद्रक है वो आकार में समान नहीं होते। एक केंद्रक जो बनता है वो छोटा होता है आकार में, और दूसरा जो बनता है वो आकार में बड़ा होता है। जो छोटा केंद्रक होता है उसको कहा जाता है जनन केंद्रक, और जो बड़ा केंद्रक है वो कहलाता है कायिक केंद्रक। छोटा केंद्रक जनन केंद्रक, या जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, और दूसरा है कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद में इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी सेम उसी प्रकार से एक समान नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें भी एक छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी कोशिका बनेगी। और कोशिका में यहाँ पर जो वॉल या भित्ति नहीं बनती, बल्कि एक केलोस की परत बन जाती है। ये जो परत है ये किसकी है? केलोस की परत। ये केलोस की परत क्या करती है? दोनों केंद्रकों को सेपरेट कर देती है, अलग अलग कर देती है, और इस तरह से इसमें दो सेल्स बन जाती है। लेकिन दोनों सेल्स कैसी होती है? आकार में असमान होती है। ये क्या कहलाएगी? जनन कोशिका। ये कहलाएगी जनन कोशिका, जो आकार में कैसी होती है? ये छोटी होगी। और ये क्या कहलाएगी? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका ये कैसी होगी? ये बड़ी होगी। तो दो कोशिकाएं बन जाती है, एक छोटी जो क्या कहलाती है? जनन कोशिका, जनरेटिव सेल, और दूसरी होती है बड़ी जो क्या कहलाती है? कायिक कोशिका या
वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पास में बहुत सारा कोशिका द्रव्य होता है, जबकि जनरेटिव सेल के पास में थोड़ा होता है। यहाँ तक की जो अपन ने अवस्थाएं पढ़ी कि सबसे पहले जो है परागकण, परागकण में एक बड़ी रिक्तिका बनेगी, रिक्तिका के बाद में इसमें समसूत्री विभाजन होगा, 2 केंद्रक बन जाएंगे, एक छोटा जनन केंद्रक और दूसरा बड़ा होगा कायिक केंद्रक। उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 2 सेल्स बनेगी, एक छोटी कोशिका जनन कोशिका और बड़ी होगी वो कायिक कोशिका। यहाँ तक कि का जो डेवलपमेंट है वो जनरली पराग कोश के अंदर होता है, यानी इन सीटू डेवलपमेंट होता है। यहाँ तक का जो विकास है वो पराग कोश के अंदर होता है। यहाँ तक का विकास होने के बाद में पराग कोश का स्फुटन होता है, और जो परागकण है ये जो कैसा है, 2 कोशिकीय है। यहाँ तक 2 केंद्रक थे, यहाँ पर 2 सेल्स बन गई, तो ये कैसी अवस्था हो गई परागकण की, 2 सेल्यूलर पोलर ग्रेन हो गया, ये 2 कोशिकीय परागकण हो गया। ये 2 कोशिकीय अवस्था में जो परागकण है वो परागकोश से क्या हो जाता है, स्फुटन के द्वारा बाहर आ जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी आवर्तबीजी पादप है उन आवर्तबीजी पादपों में 60% आवर्तबीजी पादपों में तो जो परागकण है वो 2 कोशिकीय अवस्था में बाहर आता है, यानी परागण की क्रिया 2 कोशिकीय अवस्था के बाद में परागकण बाहर आ गया, उसके बाद में परागण की क्रिया हो जाती है और शेष आगे का जो इसका विकास है वो बाहर होता है। लेकिन 40% जो पादप है, 40% पादपों में ये 3 कोशिकीय अवस्था में बाहर आता है या 3 केंद्र की अवस्था में बाहर आता है, यानी इसमें यहाँ पर तो केवल 2 ही केंद्रक है और 40% में ये जो है इसकी संरचना अलग होती है, यानी इसका संपूर्ण विकास हो चुका होता है। तीनों 2 नरयुग्मक इसमें और 1 कायिक केंद्रक तीनों उपस्थित होते हैं। जो अवस्था थोड़ी आगे की अवस्था है अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ये जो है अवस्था वो परागकोश के भीतर ही हो चुकी होती है, यानी मेल गैमेटोफाइट का संपूर्ण विकास जो है परागकोश में ही हो जाता है, किसमें 40% पादपों में। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो 60% के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। 60% पादपों में क्या होता है, ये 2 कोशिकीय अवस्था में ही क्या हो जाता है, परागकोश का स्फुटन हो जाता है और परागकण बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद में किसी भी कीट, वायु, जानवर या किसी भी माध्यम से इसमें क्या होगा, पोलिनेशन होगा, यानी ये परागकण जो है पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह तक पहुंचेगा। परागगण होगा, परागगण किसे कहेंगे, परागकण का किसी भी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र की सतह तक पहुंचना। तो ये परागकण जो है 2 कोश की अवस्था में ही कहाँ पहुंच जाएगा, वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहीं पर क्या हो गई, परागण की क्रिया हो जाएगी। परागकण था वो, ये क्या है, पोलिनेशन, परागण की क्रिया हो जाएगी, परागण हो जाएगा। परागण के बाद में कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र पे पहुंच गया। वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद में जो ये केलोस की भित्ति होती है, केलोस की जो परत होती है, ये घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और ये घुलने के बाद में जो जनन कोशिका है वो तर्करूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, स्पिंडल शेप या तर्करूपी संरचना में बदल जाती है। और जस्ट नेक्स्ट स्टेज में ये इस तरह से दिखाई देती है, यानी जो तर्करूपी संरचना में बदली थी ये यहाँ से मुक्त हो जाती है, अलग हो जाती है, और इस कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से तैरती रहती है। जो जनन कोशिका है उससे जो केलोस की परत है वो तो क्या हो जाती है, यहाँ पर गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी अपघटित हो जाती है, घुल जाती है। और जो जनन कोशिका है वो तर्करूपी संरचना में चेंज हो जाती है और यहाँ से मुक्त होकर के कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या करती है, ये मुक्त रूप से तैरती रहती है। उसके बाद में उसी समय क्या होता है कि जो परागकोश की बाहरी जो भित्ति होती है, जो एक्साइन होती है, ये एक्साइन क्या करती है, वर्तिकाग्र की सतह से ये आर्द्रताग्राही होती है, तो जो है अवशोषण करती है, ये आर्द्रता का, नमी का अवशोषण करती है। और इसी दौरान जो जनन केंद्र को जनन छिद्र होता है, जो परागकण की सतह पर जो जनन छिद्र पाए जाते हैं, ये इस जनन छिद्र से जो आंतरिक परत थी, अंतःचोल या इंटाइन, वो एक पतली नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसको हम कहते हैं पराग नलिका। यानी आंतरिक जो परत है, इंटाइन जो है, वो एक पतली नलिका के रूप में बाहर वृद्धि करने लगती है, जिससे कि पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। पराग नलिका आगे की ओर बढ़ती जाती है, ये कहाँ जाएगी, वर्तिकाग्र पे ये परागकण उपस्थित है, तो आप सोच सकते हो कि वर्तिकाग्र से नीचे ये वर्तिका में होते हुए अंडाशय की तरफ ये वृद्धि
करने लगती है। और ये जब वृद्धि करने लगती है तो उसी दौरान क्या होता है, इसका जो ये कायिक कोशिका ये जो कायिक कोशिका थी, सबसे पहले इसमें क्या होता है, कायिक कोशिका का जो केंद्रक है, कायिक कोशिका का केंद्रक इसमें सबसे पहले इस पराग नलिका की तरफ आ जाता है। और जो ये कोशिका थी अपनी, जो तर्कवाकार कोशिका थी, जनन कोशिका, वो भी इसके पीछे इसकी तरफ गति करने लगती है। और उसके नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो कायिक कोशिका का केंद्रक है ये नलिका केंद्रक बन जाता है, नलिका केंद्रक कहलाता है। ये पराग नलिका में आ जाता है। और जो तर्कुरूपी जनन कोशिका थी, वो जनन कोशिका समसूत्री विभाजन सेकंड करती है। यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है, जनन कोशिका में। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो जनन कोशिका है वो दो नरयुग्मकों का निर्माण कर लेती है। और दोनों नरयुग्मक कहाँ पहुंच गए, अभी ये पराग नलिका में आ जाते हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव्य भी पराग नलिका में आ जाता है। और पराग नलिका में ये उस कोशिका द्रव्य के माध्यम से गति करते हुए जो है अंडाशय की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये जो संरचना जिसमें कि इंटाइन के द्वारा पराग नलिका का निर्माण हो चुका होता है, और जो है जनन कोशिका जो तर्कवाकार थी वो समसूत्री विभाजन करके दो नरी युग्मकों का निर्माण कर चुकी होती है। और दोनों नर युग्मक जो है पराग नलिका में आ चुके होते हैं। पराग नलिका में सबसे आगे की ओर क्या होता है, सबसे आगे की ओर होता है नलिका केंद्रक, जो किसका केंद्रक है, कायिक कोशिका का केंद्रक है। ये संरचना कहलाती है परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। तो ये क्या हो गया, इसका अंकुरण हो गया। कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर। यहाँ पर शुरू में जो अपन ने पहला पराग कण पढ़ा था वो क्या था, अपरिपक्व मेल गेमेटोफाइट था, इमेच्योर था, यानी कि अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद था। और यहाँ पर क्या हो गया, ये परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में चेंज हो गया। तो अपन ने देखा कि जो नर युग्मकोद्भिद था उसका जो विकास है वो पराग कोश में ही शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि जो चार अवस्थाएं थी, यहाँ ए, बी, सी और डी, ये चारों अवस्थाएं कहाँ पर पाई जाती है, पराग कोश के अंदर पाई जाती है। इसी कारण इसको अपन ने कहा परागण पूर्व विकास या परागण पूर्व परिवर्धन। यानी ये जो डेवलपमेंट हुआ है गेमेटोफाइट का वो कहाँ पर हुआ है, परागकोश में हुआ है, जब तक कि परागण की क्रिया नहीं हुई थी। तो ये परागण पूर्व क्या है, विकास है, इन सिटू डेवलपमेंट है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, परागण हो गया। ये सारा जो विकास है EFGH, ये चारों संरचनाएं कहाँ बनती है, परागण के बाद वर्तिकाग्र पे बनती है। और इसी कारण इसको क्या कहते हैं अपन, परागण पश्य विकास, यानी एक्स सिटू डेवलपमेंट। तो ये था मेल गेमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का विकास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।